नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो वसंत पाठ्य पुस्तक से उसी को पढ़ा था और उसमें भी हमने डाकिये के बारे में बात किया था। चिट्ठियाँ कौन पहुंचाता है, तो डाकिया पहुंचाता है, और डाकिये का क्या महत्व है, चिट्ठियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उस अध्याय में पढ़ा था। आज का अगला जो चैप्टर है, आप लोगों का अध्याय जो है वो है भगवान के डाकिये, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है, उनकी यह एक कविता है भगवान के डाकिये। इस कविता के माध्यम से वे विश्व एकता की बात करते हैं और इसमें कुछ उदाहरणों को उपस्थित किए हुए हैं। जो एक देश से दूसरे देश में हवाएं जाती हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। एक देश से दूसरे देश में बादल जो है पानी उठाकर ले जाता है धरती से, और इस देश से उस देश में ले जा कर के बारिश कर देता है, उस देश से ला कर के इस देश में बारिश कर देता है। तो जिस तरह से विश्व एकता इन चीज़ों में दिख रही है, उसी तरह से हमें विश्व एकता बनाए रखना चाहिए। यह उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है, जो हमारे देश भारत में पड़ोसी देश के लोग हैं, वे अराजक तत्वों को उत्पन्न करते हैं, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, आतंकी संगठन वगैरह चलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें नहीं रखनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए सभी देशों को आपस में। उनका कहने का मतलब है कि यह पूरा जो विश्व है, यह एक समाज है, और उसमें एक समाज में कैसे रहते हैं उसी तरह से पूरे विश्व को बना करके रखना चाहिए। और इसी के संदर्भ में उन्होंने यह अध्याय भगवान के डाकिये लिखा है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने क्या बातें कहा है, क्या संदेश उन्होंने इस कविता के माध्यम से देना चाहा है। देखेंगे अध्याय 6 भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पाँचते हैं। कहने का मतलब है कि ये दो पक्षी और बादल जो है, यह भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। पक्षियों और बादलों को तो कोई रोक नहीं सकता है, ये तो जहाँ चाहेंगे चले जाएंगे। तो एक महादेश से दूसरे महादेश में ये लोग जाते हैं और ये भगवान के डाकिये का काम करते हैं, और इस देश की संदेश को दूसरे देश में पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पाँचते हैं। अब कवि बता रहे हैं कि वे क्या संदेश एक देश से दूसरे में देश में लाते हैं और ले कर के जाते हैं, उसको हम मानो नहीं समझ सकते हैं। वो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम तो अपनी भाषा बोलेंगे, पशु पक्षियों की भाषा तो बोलेंगे नहीं। लेकिन वे बता रहे हैं इनकी भाषा कौन समझता है। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, यानी प्राकृतिक वस्तुएं जो इन पक्षी और बादल का उपयोग करते हैं। जैसे नदी में पानी बादल से ही आता है, पहाड़ पर भी पानी वगैरह आता है, प्राकृतिक चीज़ें जो है, पेड़ पौधे पर चिड़िया रहती है। तो इन सब को देखा जाए तो यही उनकी लाई चिट्ठियों को समझ पाते हैं, और क्या वे कह रही हैं, क्या कहना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश में क्या संदेश वो लेकर के आए हैं, इसको वही समझ सकते हैं। और पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही बाँचते हैं। बाँचना का मतलब होता है पढ़ना।
हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं। आंकना का मतलब होता है अनुमान लगाना। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि ये पक्षी, बादल, हवा जो है एक देश से दूसरे देश में जा रही है, तो बस कुछ धूल कणों को उठा करके ले जा रही है। लेकिन हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम लोग तो यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश से दूसरे देश में हवा जा रहा है, तो हवा के साथ इस देश का सुगंध भी उस देश में जा रहा है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है। तीरता का मतलब होता है तैरना। सौरभ का मतलब होता है सुगंध। यानी जिस हवा को हम लोग यह अनुमान लगाते हैं कि यह एक देश से दूसरे देश में सुगंध लेकर जाता है, कवि का कहना है कि वह सुगंध जो है हवा में तैरते हुए, जो सुगंध एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है। यानी पक्षियों के पांखों पर तैरते हुए वह एक देश से दूसरे देश में सुगंध चला जाता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप, यानी एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी पानी के जो है वो पानी को हम तीनों फॉर्मेट में पाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो यह जो पानी इस देश में है वह भाप बन के आसमान में जाता है, बादल में जाता है, और बादल जो है तैरते हुए दूसरे देश में जाता है और इस देश का पानी उस देश में पहुंचा देता है। तो उसी बात के बारे में बात हो रही है कि एक देश का भाप, यानी एक देश का पानी जो है भाप बन करके बादल में जाता है, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और वह दूसरे देश में जाता है, वहाँ पानी बन करके गिर जाता है। तो इसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। किस तरह से ये प्राकृतिक वस्तुएं, पक्षी, बादल एक देश का संदेश दूसरे देश लेकर जा रही हैं, एक देश की वस्तुओं को दूसरे देश में ले जा रही हैं, दूसरे देश के वस्तुओं को इस देश में ला रही हैं। जिस तरह से विश्व बंधुत्व की भावना बना करके ये रह रहे हैं, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे से मिलजुल करके रहना चाहिए। और यह मिलजुल करके रहना यह नहीं है कि एक देश के सभी व्यक्ति मिल करके रहें। आप लोग भी पहले मिल करके रहेंगे, क्योंकि यह जो बड़ा देश बना है वह आप ही लोगों से बना है। एक छोटा घर, घर से समाज, समाज से बड़ा गांव, शहर, ऐसे होते होते एक देश का निर्माण हुआ है जिसका नाम भारत है। तो हमें भी इन पक्षियों और बादलों की तरह से मिल करके रहना चाहिए, किसी से किसी प्रकार का हीन भावना नहीं रखना चाहिए। यही संदेश हमें इस अध्याय में दिया गया है। और पक्षी और बादल को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है प्रतीक के रूप में, जिसके माध्यम से हमें यह पता चले कि हमें जो है जिस तरह से पक्षी और बादल मिलजुल करके रहते हैं, बिना किसी ही रुकावट के एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, एक देश का दूसरे देश में संदेश पहुंचा आते हैं, उसी तरह से हमें भी विश्व बंधुत्व की भावना बना करके रखना चाहिए। और प्रत्येक समाज में ऐसे अगर हम लोग बना करके रहेंगे तभी ऐसा हो सकता है। कवि का अनुमान है, कवि का यही संदेश है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस कविता को। एक दिन इस पर लाइव क्लास भी ले लेंगे
और प्रश्नोत्तर भेज देंगे, आप लोग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।